चलो हो गया, क्लियर ना? ओके, चलो आज हम लोग पढ़ते हैं सम नंबर 8 फाइनल अकाउंट्स का। क्या दिया है और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर ऑफ अ फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंडरलाइन दिस वर्ड 3:2। प्रपोजल है ना, उसको अंडरलाइन पहले ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम में पेपर फिल कर रहे होते हैं तब हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो ये अगर ये ऐसा होना तो दूसरी बार ढूंढना नहीं पड़ता। From the trial balance dated 31st March 2017 and adjustment, prepare annual accounts of the firm। आप लोगों को फर्म का एनुअल अकाउंट्स है वो बनाना है। अब देखिए यहाँ मैंने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके बाद मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद मैंने बनाई बैलेंस शीट। क्यों मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया? इसका आंसर है इसी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में। आप लोग बैलेंस शीट देखोगे ना तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में आप लोगों को दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो दिया है बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। और जब मैं एडजस्टमेंट को रीड करता हूँ, पहला एडजस्टमेंट है कि भाई प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी, 20% ऑन फर्नीचर। दूसरा एडजस्टमेंट है वो बैड डेट राइट ऑफ करने का। तीसरा है सैलरी का। चौथा है कमीशन का। पांचवा है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता हो। अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा भी होता ना कि जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आता है तो मैं इसके लिए बनाता रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये भी मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन लोगों ने जो ट्रेडिंग अकाउंट्स बना लिया है वो कंफर्म है, वो सही है, वो करेक्ट है। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री उसमें आने वाली नहीं है। तो अब सबसे पहले सम की शुरुआत की कहाँ से जाती है? तो सम की शुरुआत होती है सबसे पहले कैपिटल को लिख के। तो सबसे पहले मैं कैपिटल लिखूंगा ब्रह्मा एंड विष्णु का। पहले यहाँ नाम लिख लूँ ब्रह्मा, यहाँ है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। ओके, सबसे पहले ब्रह्मा है विष्णु। सबसे पहले डेट देखो किस साल में ये एंड हो रहा है हमारा फाइनल अकाउंट। 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है, ऐसा उन लोगों ने हमको डेट दिया। ये जो ट्रायल बैलेंस की डेट होती है वो हमारे फाइनल अकाउंट्स एंड की डेट होती है। तो 31 मार्च 2017 को हमारा अकाउंट है वो एंड हो रहा है। तो इस ईयर की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? 1/4/2016 से शुरू होगा ये हमारा करंट ईयर। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ डेट लिखते हैं कैपिटल में क्रेडिट साइड 1/4/2016। यहाँ मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है। देखो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड कितना दिया हुआ है? ब्रह्मा का 55,000 और विष्णु जी का 45,000। चलो इतना पहले समझा कि नहीं समझा? सम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? कैपिटल्स को लिख के। उसके बाद कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट्स में ही। तो देखो ड्राइंग दिया हुआ हमें, हाँ देखो डेबिट साइड ड्राइंग्स दिया हुआ है और ड्राइंग्स की ऑलवेज जो डेट हुई है वो लास्ट की डेट होती है 31 मार्च 2017। आप लोगों को याद इतना ही रखना है कि सिर्फ कैपिटल की ही फर्स्ट डेट होती है ओपनिंग ईयर की, बाकी सब की डेट कौन सी हो जाएगी? लास्ट हो जाएगी 31 मार्च ही। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स ब्रह्मा का 5,000 और विष्णु जी का भी 5,000। इतना समझे कि नहीं समझे? सभी लोग समझ में आया? इतना सबको क्लियर? ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास है ना वो अकाउंट्स का पेपर टोटली होता है 3.5 घंटे का, उसको हमें कंप्लीट करना है 3 घंटे में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें टाइम है ना वो बचाना पड़ता है, टाइम को सेव करना पड़ता है। और मैं आपको जो सिखाऊंगा ना वो टाइम सेव करके ही सिखाऊंगा। जो भी हमको करना है वो टाइम सेव करना है। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एडजस्टमेंट्स करूँगा। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट्स को मैं यहाँ टिक करने कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं डायरेक्टली, आप इतने तो बड़े हो ही चुके हैं कि आपको पता भी चले कि क्यों ऐसे वो टिक मार्क और नंबरिंग करने का ऐसा कुछ करने का होता नहीं। इतना तो आपको समझ में आता ही है क्योंकि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट वो क्या है? देखो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी। आप लोगों को मशीनरी पे 6% डेप्रिसिएशन लगाना है। याद आ रहा है? ये एडजस्टमेंट मैंने लिखवाया था कि अगर असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट क्या आती है कि आप लोग जाएंगे, सबसे पहले सोचना है कि असेट्स कहाँ आती है? असेट्स बैलेंस शीट में आती। किस साइड आती? असेट साइड आती। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां मैं लिखता हूं मशीनरी। चलो मशीनरी की वैल्यू हमको कितनी दी है?
50,000। अभी मैं ये एडजस्टमेंट रीड करता हूं, मेरे को क्या बोलते हैं 6% डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन में लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 3000। आउटर में कितना आएगा 47,000। डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट, ये मशीनरी कहाँ पे लगी हुई है ऑफिस पे, और ऑफिस के जो सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगती है वो हमारे अदर एक्सपेंस होते हैं, और ये जो एक्सपेंस कहाँ आते हैं P&L में डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो है, वो हमारा एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को जनरली कहाँ लिखा जाता है P&L की डेबिट साइड में। क्या लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है एवरीवन 3,000। नाउ ओके विद दिस, अभी समझ में आया सबको क्लियर। उसके साथ 20% ऑन फर्नीचर और फिक्सचर, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है किस पे फर्नीचर और फिक्सचर पे। चलो देखो देखो फर्नीचर और फिक्सचर कितने का दिया हुआ है 5,000 है। चलो इसकी एंट्री में कहाँ लगाऊंगा, कैसे करूँ, बैलेंस शीट में मैं लिखूँ सबसे पहले असेट साइड फर्नीचर कितने का 5,000 का, डेप्रिसिएशन को इसमें क्या कर दूं मैं लेस, कितना परसेंट बोला 20%, यानी कि 1000। आउटर में कितना आएगा 4,000। 1,000 डेप्रिसिएशन है, उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखूंगा मैं P&L में डेबिट साइड। गुड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना 1000। समझे, इतना आया सबको समझ में पक्का। चलो अभी दूसरा एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेट। आप लोगों को क्या करना है कि आप डेटर्स के पास से कुछ पैसे मांग रहे हो, उसमें से आज के दिन 31 मार्च को एक डेटर ने बोला कि मैं तेरे को 500 रुपीज़ दूंगा नहीं, आज ही बोला, इसलिए ये एडजस्टमेंट हो गया। तो 500 ना वो डेटर नहीं देगा तो हमारा डेटर इतना कम हो जाएगा ना। मैंने आपको ये भी सिखाया है, याद आ रहा तो एडजस्टमेंट बैड डेट की। डेटर्स हमें नहीं देगा तो हमारा क्या हो जाएगा बैड डेट हो जाएगा। और बैड डेट कहाँ लिखा जाता है करंट असेट्स में। सबसे पहले हम डेटर के पास से पैसा मांग रहे हैं, डेटर्स। सबसे पहले देखो डेटर्स कितने का दिया हुआ है हमको 40,000 का। 500 रुपीज़ अगर कोई हमें नहीं देगा डेटर्स तो हमारा क्या हो जाएगा बैड डेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस बैड डेट कहाँ का एडजस्टमेंट का 500 रुपीज़। आउटर में आएगा 39,500। राइट ऑफ बैड डेट ये सा लिखा है, ठीक है। तो ये बैड डेट है। बैड डेट के लिए मैंने दूसरा जो आपकी एंट्री है ना वो मैंने सिखाई थी कहाँ P&L के डेबिट साइड में। आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है और इस फॉर्मेट का नाम होता था टाट फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट था याद है आपको, बैड डेट ट्रायल बैलेंस का प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट का प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का माइनस बैड डेट रिजर्व कहाँ का ट्रायल बैलेंस। इतना समझे, ठीक है। चलो अभी हमने क्या निकाला बैड डेट एडजस्टमेंट का निकाला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपली कि बैड डेट एडजस्टमेंट का कितना 500। इतना ठीक है, जो मैंने निकाला वो मैंने लिख लिया। अभी नहीं वो मैं जब ट्रायल बेस देखूंगा ना तब, अभी मैं फिर सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड, एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। अभी देखो सैलरी पे करना है किसको, ब्रह्मा और विष्णु को। अगर जो फर्म है वो ब्रह्मा और विष्णु को सैलरी देगी तो फर्म को तो एक्सपेंस हो जाएगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं। तो आपके पास यहाँ डेबिट होने के पास दो चीज़ है, एक तो P&L है और दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन है। और मैंने आप लोग लिखाया था कि पार्टनर्स के कुछ भी एक्सपेंस होते हैं तो वो कहाँ डेबिट होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, ऐसा मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो पार्टनर के एक्सपेंस है तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करूंगा। यहां मैं लिखूंगा टू सैलरी, किसको देना है ब्रह्मा और विष्णु को। ब्रह्मा एनुअल बोला है तो कुछ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। 5,000 और विष्णु जी का कितना होता है 4,000। अभी एडजस्टमेंट में दिया, इसका मतलब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को आज के दिन ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको सैलरी देना है,
लेकिन अभी इसको दिया होता नहीं है, उसको सिर्फ देना है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस करके इसको डेबिट कर देते हैं, और किसको देना है, पार्टनर को देना। तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं ये लोग, बढ़ा देते हैं। यानी कि इस यहाँ डेबिट होता है और पार्टनर की कैपिटल में क्या हो जाता है, ये क्रेडिट हो जाता है। डेट कौन सी आएगा, 31। मैंने अभी बोला आपको कि सभी की डेट आएगी लास्ट, 31 मार्च 2017। यहाँ लिखा जाता है बाय सैलरी। ब्रह्मा का हो जाएगा 5000 और विष्णु जी का हो जाएगा 4000। चलो यहाँ तक समझे कि नहीं समझे सभी लोग, आया समझ में, पक्का ना। यहाँ डेबिट किया और यहाँ इसको क्रेडिट कर दिया, पार्टनर का था इसलिए। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर आता है 4। कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल एक एंट्री तो सबको आना ही चाहिए। 500 रिसीवेबल है, हमको लेना बाकी है। तो मैंने बताया था कि जब भी हमको लेना बाकी होता है, रिसीवेबल होता है, तो रिसीवेबल ऑलवेज में देखो मैं यहाँ लिखता भी हूँ असेट्स और रिसीवेबल। मैं सिर्फ असेट्स नहीं लिखता, मैं वहाँ लिखता हूँ क्या, असेट्स और रिसीवेबल। तो जो भी रिसीवेबल्स है वो कहाँ आते हैं, असेट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पहली एंट्री, कमीशन रिसीवेबल्स कितना, 500। आप मेरे को बताओ कि कमीशन रिसीवेबल है, इसका मतलब क्या होगा, क्यों मुझे कमीशन रिसीवेबल है, क्योंकि मेरा इनकम होगा तो ना। कमीशन में किससे मांग सकता हूँ, जो मेरा इनकम होता है। तो अगर इनकम ही नहीं तो मैं किससे कमीशन मांग नहीं सकता। सपोज कीजिए मेरे देव के पास से मेरे को कमीशन ले रहा है 500 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च को मैंने देव को कॉल किया, देव मेरे को वो 500 रुपीज़ कमीशन तेरे को मुझे देना होगा, ये मेरी इस साल की इनकम है। तो देव क्या बोलेगा, एक काम करो सर, आज तो 31 मार्च है, मैं भी अपने बुक्स अकाउंट्स क्लोज करने में लगा हुआ, एक काम करो सर, मैं आपको कल दे दूंगा। तो इस साल के ये ले तो मेरा रिसीवेबल हो गया, ये ले पहली एंट्री मैंने यहाँ लगा दी। और ये मेरी क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो मैं इसको क्या जनरली कहाँ लिखता हूँ, मैं मेरी इनकम को P&L में क्रेडिट साइड लिखता हूँ। यहाँ मैं 1-2 लाइन छोड़ के लिखूंगा, बाय कमीशन रिसीवेबल कितना, 5। इतना समझा कि नहीं समझा, कि सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप सभी लोग, समझा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक एंट्री तो सबको आना ही चाहिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि सैलरी किसी को पे करना बाकी है। सैलरी किसी को पे करना बाकी है, एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल रहा है कि ओह यार सैलरी तो पे करना बाकी रह गया, तो ये हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं ये लायबिलिटी साइड सिंपली लिख डालूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 3000। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इतना पे करना बाकी है। तो मैंने कुछ तो पे किया होगा ना। तो पहले देखो कि सैलरी कुछ पे किया है, देखो पहले सैलरी मैंने कुछ पे किया, या 7500 रुपीज़ मैंने पे किया है, 3000 और पे करना बाकी है। तो टोटल इस साल का सैलरी कितना होगा मेरा, 10500 मेरा एक्सपेंस होगा। मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, पर कहाँ मैं डेबिट कर सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ मैं लिखूंगा टू सैलरी, नीचे में लिखूंगा पेड, पे किया हुआ है 7500 प्लस आउटस्टैंडिंग, यानी कि पे करना बाकी है कितना, 3000, और यहाँ टोटल सैलरी हो जाता है 10500। जय द्वारिकाधीश। है समझ में, पूरा समझ में। बस एडजस्टमेंट खत्म हो गया, देख लो सिंपली एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स खत्म। पहला एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का, मैंने क्या किया, दोनों असेट्स में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस किया, दूसरा इफेक्ट ले गया P&L में डेबिट साइड। दूसरा एडजस्टमेंट हुआ करता था मेरा बैड डेब का, तो मैंने क्या किया, सिंपली डेटर्स में से इसको माइनस कर दिया और उसकी एंट्री लगा दी मैंने टार्ट का फॉर्मेट करते, बैड डेब ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस, और वहाँ उसका सिंपली अमाउंट पुट कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट मेरा हुआ करता है पार्टनर को सैलरी देने का। तो अगर पार्टनर को हम सैलरी देते हैं, बिजनेस को एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट करके, क्यों, क्योंकि यह एक्सपेंस किसका है, पार्टनर का है। तो यहाँ डेबिट और पार्टनर के कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये क्रॉस एंट्री लगाते हैं। उसके बाद चौथा एडजस्टमेंट मेरा हुआ करता था कमीशन रिसीवेबल। रिसीवेबल है तो मेरी फर्स्ट एंट्री लगाता हूँ मैं रिसीवेबल साइड, यानी कि असेट साइड, और मैं कमीशन किसी से मांग रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरी इनकम है। तो इनकम को मैं सिंपली लिखूंगा P&L में क्रेडिट साइड। उसके बाद आता है मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी पे करना बाकी है, बट पता कब चला, लास्ट में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें सैलरी पे करना बाकी है, दिस इज अवर लायबिलिटी। तो मैं ये लायबिलिटी साइड सिंपली लिख ले रहा हूँ। अगर मेरे को सैलरी तो मैंने कुछ तो पे किया होगा,
तो टोटल सैलरी मैंने 7,500 पे किया, पता कहाँ से चला, ट्रायल बैलेंस से 7,500 पे किया प्लस 3,000 मेरे को पे करना बाकी था, तो मेरा टोटल सैलरी यहाँ हो जाता है 10,500। नाउ गॉट इट दिस क्लियर सबको? अभी तो बहुत सिंपल है, अभी तो आप लोग सिंपल जो ट्रायल बैलेंस की जो ट्रायल बैलेंस में आपको एंट्री दी है उसको जहाँ आती है वहाँ लिखने का है, और कुछ एंट्री ऐसी होती है जिसको हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, उसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, वो हम आएंगे तो उसमें करते जाएंगे। चलो सबसे पहले मैं डेबिट साइड से उठा रहा हूँ, तो सबसे पहले डेबिट साइड आया था ड्राइंग्स, वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। उसके बाद लीज हॉल बिल्डिंग, उसमें कुछ लिखा ही हूँ। ओके, लीज हॉल बिल्डिंग, लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब मैं समझाता हूँ, हाँ रेंट पे लेते हैं, बट वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। लीज का प्रॉपर वर्ड के मतलब क्या होता है? सपोज ये हमने लोगों ने रेंट पे लिया है, तो अभी 1-2 साल हमारा ये क्लासेस चल जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, हमारा रेंट बढ़ा देंगे, या तो हमको बोलेंगे खाली कर दो। तो ऐसा न कहे ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के 10-12 साल का कोई एक बंदा है, वो 10-12 साल का रेंट एक साथ में दे देता है। एक साथ में जो रेंट देता है उसको बोला जाता है लीज हॉल्ड। ये हमने लीज होल्ड पे लिया है, यानी कि 10-12 साल आप हमको खाली करवा नहीं सकते। लीज होल्ड बिल्डिंग कितने का है? 60,000। इसका मतलब हुआ कि इन लोगों ने 10 इयर्स के लिए 60,000 रुपीज दे दिया है। कितने ईयर के लिए? 10 ईयर के लिए। क्या दे दिया? रेंट दे दिया। तो सबसे पहले सोचो, तो ये मेरी असेट है, यानी कि 10 ईयर के लिए तो है ना मेरी असेट, लीज होल्ड बिल्डिंग। तो मैं असेट साइड लिखूंगा, लीज होल्ड बिल्डिंग कितना? 60,000। लीज होल्ड बिल्डिंग है ये, क्योंकि मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं है, ये तो मैंने रेंट पे ली है, तो मेरे करंट ईयर का रेंट भी तो लगा होगा ना मेरे को। ये तो मैंने टोटल 10 ईयर का रेंट दिया है। अभी इस साल का रेंट कितना होगा? 6,000 माइनस करंट ईयर रेंट। करंट ईयर रेंट इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ। 60,000 डिवाइड बाई 10, यानी कि एक साल का कितना होगा? 6,000। इसी साल में मैंने रेंट पे लिया है, बोला ना 1/4/16, और हमारे साल की शुरुआत भी कहाँ से होती है? 1/4/16 पे, यानी कि इसी साल में हम लोगों ने ये रेंट पे लिया, उसको 60,000 दे दिए, तो 60,000 दे दिए, बट ये तो 10 ईयर्स के लिए थे, ठीक है। तो इस साल का मेरे को 6,000 का तो रेंट लगा कि नहीं लगा? तो 6,000 का मेरा जो रेंट है वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, और पीएनएल में जब जो भी हम लिखते हैं वो करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम लिखता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। अभी आप लोगों को क्या है ना, देखो परचेज, सेल्स, डेप्रिसिएशन माइनस करना, ठीक है, वो सारे सभी सब में आएंगे वो एंट्रियाँ, बट ऐसी जो एंट्री होती है ना वो कभी कभी ही आती है। तो आप लोगों को मैंने कल बोला था, अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो आपको इस इफेक्ट को हाईलाइट कर लेना। अगर हाइलाइटर नहीं है, मेरे जैसे लुक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 3 स्टार लगा देंगे, यहाँ 3 स्टार लगाना, और इस एंट्री को भी 3 स्टार लगाना है, और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है ना लीज होल्ड बिल्डिंग, उसको भी 3 स्टार लगाना है, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे अगले दिन आपको यही टॉपिक देखना है, और कोई भी टॉपिक देखना इसमें नहीं है। समझ में आया? उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया तो हमको क्या हो जाएगा? हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमको क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस, और एक्सपेंस है वो कहाँ आता है? पीएनएल की डेबिट साइड में। तो लिखो टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 350। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउट का मतलब वो भी हमारा एक्सपेंस है, और उसको भी हम कहाँ लिखते हैं? पीएनएल में डेबिट साइड, टू कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद बेड डेब कितना है? 1200। अभी बेड डेब है ना, तो बेड डेब के लिए हमारा फॉर्मेट रेडी है। क्या पढ़ रहे हो आप लोग अभी? रिसेंटली ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, तो बेड डेब ट्रायल बैलेंस का कितना? 1200 ना, इसलिए चलो अभी कुछ मैं कुछ नहीं करता अभी। चलो उसके बाद रिसीवेबल, रिसीवेबल के लिए तो मैं आपको लिखा है ना, असेट्स रिसीवेबल साइड आता है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल कितना? 20,000। बिल्स रिसीवेबल्स कितना? 20,000। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस। देखो ट्रेडिंग एक्सपेंस बोला, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करना,
ट्रेडिंग यानी का एडवर्टाइजमेंट, ट्रेडिंग का मतलब होता है एक एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ आते हैं? P&L की डेबिट साइड में आते हैं। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 5,900। ये कैरीज आउटवर्ड कितने का था? कैरीज आउटवर्ड 1200 हाँ वो मैं लिखना भूल गया था। 1200 का ही था ना? श्योर है ना? आगे बाकी लोई नहीं था, आपड़ी पर नाम नहीं हो बाकी। हाँ वो बेड डेबिट 1200 का था, बेड डेबिट। हाँ ओके चलो उसके बाद कैश बैलेंस। कैश बैलेंस क्या होता है? आपके पास कैश पड़ा है तो आपकी क्या है? असेट है। तो असेट साइड लिखेंगे कैश बैलेंस कितना? 6000। कैश बैलेंस 6000। उसके बाद स्टॉक स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। 31/3/70 तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। अभी देखो अगर एडजस्टमेंट में होता ना तो उसकी दो इफेक्ट है, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट और दूसरा असेट साइड। ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये आप लोगों को ट्रायल बेस में दिया है। क्यों ट्रायल बेस में दिया है? क्योंकि उसको उन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना दिया, यानी कि उन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया। आपको तो सिर्फ क्या करना बाकी है? असेट साइड लिखना बाकी है। तो आपको असेट साइड लिख डालो, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 73,000। ना ओके एवरीवन? चलो उसके बाद लोन ऑफ ब्रह्मा क्रेडिट साइड में आ रहे हैं आप लोग। देखो इट इज योर हिडन एडजस्टमेंट। लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा ने आपको लोन दिया। अगर कोई आपको लोन देता है तो वो आपकी क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपको पे तो करना होगा ना इन फ्यूचर। तो लोन ऑफ ब्रह्मा सबसे पहले मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड, लोन ऑफ ब्रह्मा कितने का? 50 ना 50 और कुछ डेट दिया हुआ है 1/7/2016। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो कि ब्रह्मा ने हमको लोन दिया कब? 1/7/2016 को, और हमारा जो साल है ना वो कंप्लीट होता है 31 मार्च 2017 को, यानी कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 की है। तो हमें जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कितने साल, कितने मंथ का होता है? 1/7 को लोन लिया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ का इंटरेस्ट ब्रह्मा को हमें देना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ब्रह्मा ने हमको लोन दिया 50,000 का, कब दिया? 1/7/2016 को। हमारा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो हमें इंटरेस्ट कहाँ से काउंट करना है? 1/7/2016 से इंटरेस्ट काउंट करना है, और एंड कहाँ करना है? 31 मार्च को। इतना समझ में आया कि नहीं आया देव? समझा ना? अगर मैंने आपको एक नोट लिखाया था, छोटू सा नोट था कि अगर पार्टनर है ना वो फर्म को लोन देता है तो उसका जो इंटरेस्ट फर्म पे करेंगे ना वो 6% तो होता ही है, बट उसकी जो एंट्री है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस की वो वो हम कहाँ लगाएंगे? वो हम लोग 2 मिनट पूरा कर लो। जो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी वो हम कहाँ लगाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में कि P&L में लगाएंगे? P&L में लगाएंगे। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी वो कहाँ आएगी? P&L में आएगी। तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और ब्रह्मास लोन, टू इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन। चलो कितने की लोन दी है ब्रह्मा ने हमको? 50,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। इनटू कितने मंथ का लगा रहा था हमको? 9 मंथ का ना? 2700 आई थिंक 2250 श्योर है ना? 3000 कंफर्म ना? ओके 2250। अभी ब्रह्मा की लोन पे इंटरेस्ट, अभी देखो हमने काउंट किया लोन पे इंटरेस्ट 2250 आया है। तो अब बैलेंस, वो आप जो ट्रायल बैलेंस देखो कहीं पे भी ये बोला कि हमने ब्रह्मा को इंटरेस्ट दिया, कहीं पे भी बोला डेबिट साइड। देखो बोला, इसका मतलब ये था कि ब्रह्मा का इंटरेस्ट हो रहा था 2250 का, लेकिन हमने पे किया नहीं है। पे नहीं किया तो ये हमारी क्या होगी? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ब्रह्मा इस साल नहीं तो अगले साल उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमारी ये लायबिलिटी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन कितने का 2253। ये भी एडजस्टमेंट आपके लिए नया है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो अगर आपके पास नहीं है हाइलाइटर तो आप लोग मेरी तरह इसको मार्क कर सकते हैं एज अ 3 स्टार। किया एज अ 3 स्टार, आप इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। समझ में आया? पक्का समझ में आया सबको? श्योर? पक्का? डिस्काउंट रिसीव कौन सी 2250 ये हाँ 6%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, अगर इंटरेस्ट पे किया होता तो कहीं पे लिखा तो होता ना, ट्रायल बैलेंस में लिखा होता ना। अगर तू सपोज कर कोई मैं कुछ ये टी के और एक्सपेंस देता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई मैंने इस दिन 50 रुपये टी वाले को दिया, बरोबर है। अगर ब्रह्मा को इंटरेस्ट दिया होता 2250 का तो उन लोगों ने कहीं तो लिखा होता ना ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, उन लोगों ने लिखा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ उन लोगों ने इंटरेस्ट पे किया नहीं है, उन लोगों ने पे नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। अब समझा? पे तो करना ही होगा, ब्रह्मा छोड़ेगा नहीं हमको, पे तो करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने लोन दिया और लोन ऐसे तो कोई मुफ्त में देता नहीं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, हमको डिस्काउंट मिला है ना, खुशी की बात है। ये हमारी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। और इनकम कहाँ आती है, पीएनएल में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का, 400 का। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है हमारी, लायबिलिटी है। और वैसे भी समझ में अगर नहीं आता ना, अगर समझ में नहीं आया ना तो कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये लायबिलिटी है ना वो क्रेडिट साइड है और असेट है ना वो क्या है, डेबिट साइड है। तो यहाँ लिख देने का क्रेडिटर्स कितना रुपीस, 25,000। उसके बाद बिल्स पेबल बोला था ना, ओके कमीशन है। तो मैंने ये कमीशन रिसीवेबल लिखा है 500, एक्चुअल में सिर्फ कमीशन लिखता हूँ। देखो ऑलरेडी कितना मिला कमीशन में, 2500। 2500 कमीशन हमको रिसीव्ड हुआ है और 500 वो रिसीव होना बाकी था। तो टोटल हमारा कमीशन यहाँ हो जाएगा कितना, 3000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसकी तो एंट्री बिल्स पेबल वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। बिल्स पेबल्स कितना, 5,000। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया है, क्रेडिट साइड में अमाउंट दी है, तो मैं भी यहाँ क्रेडिट साइड में लिखूंगा और ये क्या होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने के बाद जो अमाउंट आती है ना उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो क्रेडिट साइड है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का है, 97,250। नाउ ओके विद दिस गाइस, इतना समझ में आया? श्योर? ओके। उसके बाद खत्म। ओके चलो क्रेडिट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल। 1,650,000 ये 3000, 1,650,000 100 सर BA 650। अच्छा 650। श्योर है ना तू? यस। लागे भागे लोई नहीं धार आपड़ी ऊपर नाम नहीं। 1,650,000 में से इसको माइनस करना, पीछे देखते जाना सबका आंसर। देखो यहाँ और कुछ नहीं है, या तो 1700 बाहर निकाल दो, भूलो भले बीजू बधु, बट आ 1700 से बाहर काटो भूलता नहीं। ओके 3190 68750 750। पीछे आंसर टैली करना, पीछे आंसर टैली करते जाना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको बोला जाता है टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट। इनटू ब्रैकेट करके क्या कहेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना ही आ रहा ना, 68750 आ रहा ना, पीछे भी आ रहा है ना। ओके
तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? पीएनएल की क्रेडिट साइड में। यहां मैं लिखता हूं बाय नेट प्रॉफिट। जय द्वारिकाधीश, जय गुरु गोरक्षनाथ। कितना? 68750 टोटल 68750 68 और कितना आएगा? 59750। इसको बोला जाता है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। क्या हुआ? वो तो चलता है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आता? ब्रह्मा विष्णु 68750 में से ये 9000 मैंने लेस कर दिया। ये जो था ना 68750, इसको मैंने टोटल यहाँ लिखा, तो इसका टोटल यहाँ लिखा और उसमें से मैंने ये 9000 माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 59750। हाँ 35850 और दूसरे को डिवाइड करना है। 3:2 रेशियो था ना शायद? 3:2 रेशियो था ना? 3:2 आया इतना? आ रहा है ना? सबको काउंट करना। हाँ यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट 31 मार्च 17 बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है? 35850 23900। अभी हम ब्रह्मा का टोटल पहले लगाते हैं। कितना है? 72900 72900। इसमें से 5000 माइनस कर दें। 67900। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। यानी मैं 31 मार्च 2017 लिखूंगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आप लोगों के लिख रहा हूं मैं। ये हमारी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। चलो उसके बाद ब्रह्मा का 95850 90850 इतना समझ में आया? कैपिटल को मैं कहाँ लिखूंगा? लायबिलिटी साइड। कैपिटल ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? 90850 और विष्णु की कैपिटल 67900। नाउ लाइक द टोटल। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बाहर लिखो चलेगा, इजी होगा। उल्टा 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलो टोटल लगाओ। 2,40,000। उस असेट साइड का कितना आता? असेट साइड मेरे को एक कल सी दो। गलत कुछ नहीं किया ना? कुछ एंट्री भुला दी? ऐसा नहीं कुछ नहीं, ये सब मेरे को नहीं पता। 9850 प्लस 67900 प्लस 3000 प्लस 2250 प्लस 25000 प्लस 244 और 47,000 4,000 24,000 39,500 500 20,000 6,000 73,000 244 सेम ही आ रहा। चलो तो अगर कॉमर्स का जो बचा होता है ना, उसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक ही गोल होता है कि बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? टेली होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कॉमर्स ही मेरी दुनिया है भाई। आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को है ना हर रोज़ ये सम 2 बार करने हैं। एक बार करोगे थोड़ी सी गलती होगी, दूसरी बार करोगे ना कोई गलती नहीं होगी। बस कॉपी करके मत आना, जब आओ ना घर से तो कॉपी करके मत आना, सिंपली सीख के आना आप सभी लोगों को। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।